ओके बच्चों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो हम लोग भ्रूण कोश के बारे में पढ़ने वाले हैं कि भ्रूण कोश जो होते हैं वो 3 तरीके के होते हैं और उनका निर्माण जो होता है वो किस तरीके से होता है उसके बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। लेकिन इसको पढ़ने से पहले हम लोग जो प्रीवियस निषेचन के बारे में पढ़ा है वो हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो देखो, निषेचन जो होता है, नॉर्मली हम निषेचन किसको बोलते हैं? जो नर युग्मक होता है और जो नर युग्मक होता है और जो मादा युग्मक होता है ना, उसके संलयन यानी उनके मिलने को हम लोग क्या कहते हैं? निषेचन कहते हैं, राइट। लेकिन आवृत बीजी जो होते हैं उनके लिए जो निषेचन है उसके लिए वर्ड यूज किया जाता है द्विनिषेचन। क्यों किया जाता है द्विनिषेचन? क्योंकि निषेचन के जो प्रोसेस है ना, यानी युग्मकों का जो संलयन है वो 2 बार होता है। पहला हो गया सत्य निषेचन कहलाता है और दूसरा होता है त्रिसंलयन कहलाता है। यानी निषेचन की क्रिया यानी युग्मकों का मिलना 2 बार होगा। पहला चरण जो होगा वो सत्य निषेचन और दूसरा होगा त्रिसंलयन। तो सबसे पहले सत्य निषेचन में क्या होता है? सत्य निषेचन उसको कहते हैं जिसमें प्रथम नर युग्मक, हम लोगों ने देखा था कि पराग नलिका जो होती है वो बनती है और इस तरह से बीजांड में प्रवेश करती है। पराग नलिका जो है वो उस तरीके से बन रही है, ठीक है, और बीजांड में प्रवेश करती है। तो यहाँ जो जनन कोशिका जो उसका जो केंद्रक है वो 2 में डिवाइड हो जाता है, प्रथम नर केंद्रक और द्वितीय नर केंद्रक में, है ना। तो ये जो प्रथम नर केंद्रक है वो, या हम बोले प्रथम नर युग्मक है, वो किससे मिल जाएगा? अंड कोशिका। भ्रूण कोश के अंदर जो अगर हम लोग देखते हैं तो नीचे यहाँ पे सहायक कोशिकाओं के बीच में क्या होती है? अंड कोशिका होती है, ठीक है। तो ये अंड कोशिका में नंबर ऑफ क्रोमोसोम हाफ होते हैं। ये किससे मिलती है? पराग कण के अंदर आने वाला जो पराग कण की जनन कोशिका से जो बनने वाला प्रथम नर केंद्रक है, इसके पास भी गुणसूत्र की संख्या क्या है? आदि, ठीक है। तो ये दोनों का जो संलयन होता है उससे क्या बनता है? भ्रूण बनता है। मतलब ये युग्मक और ये दोनों मिल जाते हैं तो बीजांड द्वार की ओर इन दोनों के मिलने से जो संरचना बन गई वो क्या हो गई? भ्रूण हो गई। उस भ्रूण से आगे चलकर क्या होगा? नया जो पौधा होगा वो निर्मित होगा, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, सत्य निषेचन जो होता है वो पहले नर युग्मक और अंड कोशिका के बीच में होता है। दोनों के नंबर ऑफ क्रोमोसोम हाफ हाफ होते हैं, ठीक है, और इनसे जो नई संरचना बन जाती है, अंड कोशिका सहायक कोशिकाएं क्या हो जाती है? नष्ट हो जाती है। प्रतिमुखी कोशिकाएं भी क्या हो जाती है? नष्ट हो जाती है, ठीक है। तो यहाँ बीजांड द्वार की ओर जो रह जाएगी संरचना इन दोनों के संलयन से वो क्या निर्मित हो जाएगा? भ्रूण। अब यहाँ पे नंबर ऑफ क्रोमोसोम n, यहाँ पर भी n, तो ये क्या हो गया हमारा? 2n। आ गई बात समझ? और यहाँ पे समसूत्री विभाजन हुए तो नंबर ऑफ क्रोमोसोम उतने ही रहे और किसका निर्माण हो जाएगा? नवोद्भिद यानी नए पादप का निर्माण हो जाएगा। तो ये पहला स्टेप हो गया द्विनिषेचन का आवृत बीजी पादपों के अंदर। फिर आता है दूसरा, त्रिसंलयन कहलाता है। त्रिसंलयन में क्या होता है? द्वितीय नर केंद्रक। नर केंद्रक कितने थे हमारे पास? 2 थे, जो कि पराग नलिका के अंदर निर्मित हुए, ठीक है। तो प्रथम वाला तो अंड कोशिका से मिल गया। अब जो द्वितीय बचा वो किससे मिला? भ्रूण कोश की बीच वाली जो कोशिका होती है जिसमें 2 केंद्रक पाए जाते हैं उसे हम क्या कहते हैं? द्वितीय केंद्रक कोशिका, है ना। तो ये द्वितीय केंद्रक कोशिका से कौन मिल गया? ये द्वितीय नर केंद्रक मिल गया, ठीक। तो जो संरचना बनी उसे हम क्या कहेंगे? प्राथमिक भ्रूण कोश केंद्रक कहेंगे। इन शॉर्ट PEN कहा जाता है। PEN की फुल फॉर्म भी पूछ ली जाती है। तो जो संरचना बनी वो क्या कहलाएगी? प्राथमिक भ्रूण कोश केंद्रक, PEN, ठीक। अब द्वितीय नर केंद्रक के पास नंबर ऑफ क्रोमोसोम कितने हैं? n। अब ये जो हमारी द्वितीय केंद्रक कोशिका है इसके अंदर नंबर ऑफ क्रोमोसोम कितने हो गए? 2n। तो जब n प्लस 2n करोगे तो क्या बन जाएगा? n प्लस 2n करोगे तो क्या हो जाएगा? 3n। तो जो प्राथमिक भ्रूण कोश केंद्रक जो होता है उसके अंदर नंबर ऑफ क्रोमोसोम कितने होते हैं? त्रिगुणित होते हैं। द्विगुणित नहीं होगा। द्विगुणित जो होता है वो 2n होता है जो कि भ्रूण होता है, और त्रिगुणित के लिए हम यह यूज करते हैं सिंबल 3n, है ना। तो इस तरह से जो संरचना मिली द्वितीय नर केंद्रक और द्वितीय केंद्रक के मिलने के फलस्वरूप तो जो संरचना बनी वो प्राथमिक भ्रूण कोश केंद्रक है जो कि है 3n, ठीक है। अब इसके अंदर समसूत्री विभाजन होगा तो जो संरचना बनेगी वो हमारी क्या कहलाएगी? भ्रूण कोश कहलाएगी। क्या कहलाएगी? भ्रूण कोश। ध्यान रखना, त्रिसंलयन के फलस्वरूप बना प्राथमिक भ्रूण कोश केंद्रक, और इस प्राथमिक भ्रूण कोश केंद्रक जो है उसमें समसूत्री विभाजन होंगे
तब जाके अलग अलग प्लांट जो होते हैं, जैसे कि एक बीजपत्री है उसके अंदर हेलोबियल बनता है, नारियल है उसके अंदर केंद्रकीय बनता है। तो इस तरीके के 3 तरीके के भ्रूणपोष जो होते हैं वो बनते हैं। तो इन 3 तरीके के भ्रूणपोष के बारे में हम लोगों ने पढ़ना है। पहला है केंद्रकीय भ्रूणपोष किस तरह बनता है, कोशिकीय भ्रूणपोष कैसे बनता है वो पढ़ना है, और हेलोबियल भ्रूणपोष जो होता है वो कैसे बनता है वो पढ़ना है। अब ये भ्रूणपोष की जो है, मतलब हम लोग अगर इसको देखते हैं, ये द्वितीय नर केंद्रक है और ये द्वितीय केंद्रक है भ्रूण कोश का, है ना। ये दोनों मिल गए तो यहाँ पर इनके मिलने से जो संरचना बनी, एक कोशिका बनेगी इस तरह से, जिसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम कितने होंगे 3n, और वो क्या कहलाएगी, प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक। और ये जो प्रतिमुखी कोशिकाएं हैं वो नष्ट हो जाएगी। तो इस तरीके से ये जो भ्रूणपोष जो था उसके अंदर क्या बच गया, एक तो भ्रूण बच गया और क्या बच गया, प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक बच गया, है ना। और ये जो भ्रूणपोष इस प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक से बनेगा, उसका काम होता है ये जो भ्रूण है उसको पोषण देना। नाम से ही देखो भ्रूणपोष, यानी वो संरचना, वो त्रिगुणित संरचना जो भ्रूण होता है उसको विकास के लिए क्या प्रदान करेगी, पोषण प्रदान करेगी। तो ये भ्रूण तब तक विकसित नहीं होगा जब तक क्या नहीं हो, भ्रूणपोष नहीं हो, है ना। तो जो यानी भ्रूण के विकास से पहले ही क्या हो जाता है, जो आवृत बीजी पादप होते हैं उनके अंदर क्या निर्मित हो जाता है, भ्रूण कोश निर्मित हो जाता है। तो ये जो भ्रूण कोश है, इस भ्रूण को विकसित होने के लिए आगे या फिर इससे नया जब प्लांट बनेगा तो उसको क्या करेगा, पोषण प्रदान करेगा। तो अब 1 बाय 1 हम इन जो भ्रूण कोश है उसके बारे में हम लोग देखने वाले हैं कि केंद्रकीय क्या है, कोशिकीय क्या है और हेलोबियल क्या है भ्रूण कोश। ओके, ओके अभी हम लोगों ने देखा था कि 3 तरीके के जो भ्रूणपोष होते हैं वो 3 तरीके के भ्रूणपोषों के बारे में हम लोगों ने पढ़ना है आवृत बीजी पादप के अंतर्गत। और यहाँ से आपके क्वेश्चन भी आ सकता है 2 या 3 नंबर के अंदर। तो जो कौन कौन से तरीके के हम लोगों ने भ्रूणपोषों के प्रकार देखे थे, एक तो हम लोगों ने देखा था केंद्रकीय, दूसरा था कोशिकीय और तीसरा है हेलोबियल, है ना। तो सबसे पहले हम बात करते हैं किसकी, केंद्रकीय की। केंद्रकीय में क्या होता है, अभी हम लोगों ने लास्ट जो देखा था, क्या देखा था कि यहाँ पर जो संरचना बन जाती है, बच जाती है, वो भ्रूण होगी, है ना। यानी जो हम बोले भ्रूण को विकसित करने वाली संरचना युग्मनज बनती है ना। युग्मनज, पहले तो युग्मनज बनेगी और फिर इससे क्या बनेगा, भ्रूण बनने वाला आगे वाले टाइम में। तो हम इसको यहाँ युग्मनज बोल सकते हैं ना। और बीचों बीच जो द्वितीय नर केंद्रक था और जो द्वितीय केंद्रक कोशिकाएं थी, उनके मिलने से जो संरचना बनी थी वो प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक यानी PEN का क्या हुआ था, निर्माण हुआ था, जो कि PN था, है ना। तो हमारे ये इंपॉर्टेंट नहीं है, अभी हम लोग किसकी बात करेंगे, सिर्फ इसकी PEN की, है ना। तो ये प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक जो है, जो कि त्रिसंलयन के फलस्वरूप बना है, उसमें क्या होगा, सबसे पहले समसूत्री विभाजन होगा। आपको पता है कोशिका जो होती है उसका केंद्रक पहले विभाजन होता है, यानी मान लो ये पेरेंट कोशिका है, समसूत्री विभाजन में पहले क्या डिवाइड होगा, केंद्रक, और केंद्रक के बाद क्या बनती है, भित्ति बनती है। यही प्रोसेस होता है, 11th में हम लोगों ने पढ़ा था। तो सेम चीज इधर देखो कि ये जो PEN है हमारे पास, यानी प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक है, उसके अंदर समसूत्री विभाजन हुआ पहला, ठीक है। फिर क्या विभाजन, यानी केंद्रक का विभाजन हुआ। केंद्रक विभाजन के बाद क्या बननी चाहिए थी, भित्ति बननी चाहिए थी, लेकिन यहाँ पर भित्ति का निर्माण नहीं होगा। तो ऐसे केंद्रक को हम बोलेंगे मुक्त केंद्रक। यानी किसका निर्माण हो रहा है, यहाँ पर मुक्त केंद्रक का निर्माण हो रहा है। मुक्त केंद्रक क्या होंगे, ऐसे केंद्रक जिनके अंदर भित्ति क्या हो रही है, निर्मित नहीं हो रही, ठीक है, भित्ति निर्माण नहीं होगा। अब इस तरह से यहाँ पर अब ये 2 बने, इसमें फिर से समसूत्री विभाजन हुआ तो क्या बने 4, फिर 4 से और डिवाइड करेंगे तो कितने हो जाएंगे 8। कंटिन्यूटी में क्या होते रहते हैं, समसूत्री विभाजन हो जाते हैं। तो ऐसे भ्रूणपोष को हम क्या कहेंगे, मुक्त केंद्रक, मुक्त केंद्रकीय भ्रूणपोष के नाम से हम लोग क्या करेंगे, सिम्बलाइज करेंगे, ठीक है। अब क्या होगा, जब ये केंद्रक बन गए बहुत सारे, तो धीरे धीरे ये जो हमारा भ्रूणपोष है इसकी भित्ति की और चारों ओर जाना क्या करेगा, ये तो हमारा युग्मनज रहेगा, ठीक है। युग्मनज का विकास तो आवृत बीजी में तब होगा जब युग्मनज भ्रूण में तब विकसित होगा जब ये भ्रूणपोष का निर्माण कंप्लीट हो जाएगा, है ना। तो अब ये जो मुक्त केंद्रक जो यहाँ बने थे बीचों बीच, अब ये किधर अरेंज होना शुरू हो जाएंगे, परिधि की ओर, ठीक है।
परिधि की ओर जुड़ना शुरू हो जाएंगे और यहाँ पर बीच में क्या बनना शुरू हो जाएगी, एक रिक्तिका बनना शुरू हो जाएगी। रिक्तिका का मतलब पता है ना, प्लांट सेल के अंदर रिक्तिका बनती है, खाली जगह है, ठीक है। तो इस तरह से रिक्तिका बनना शुरू हो जाएगी। तो ये मैंने लिखा है चौथे स्टेप में कि मुक्त केंद्रक परिधि की ओर अरेंज हो गए, उसके बाद किसका निर्माण होगा, रिक्तिका का क्या होगा, निर्माण होगा। अब रिक्तिका का निर्माण जब हो जाता है तो इस तरीके से सपोज करो यहाँ पे बहुत सारे केंद्रक यूं आके अरेंज हुए हैं ना, तो रिक्तिका बनने के बाद यहाँ बाहर से अंदर की ओर, यानी ये जो केंद्रक है वहां से लगाकर ये परिधि की ओर धीरे धीरे इन कोशिकाओं पे क्या बनना शुरू हो जाएगी, भित्ति निर्माण क्या हो जाएगा, प्रारंभ हो जाएगा। रिक्तिका के बाद क्या शुरू होगा, भित्ति निर्माण प्रारंभ होगा। किधर से किधर, रिक्तिका यानी केंद्र से किधर की तरफ, भित्ति की ओर। अगर आप लोग बात करते हो, हम लोग जो ये सिचुएशन ऐसे समझ सकते हो, आप लोगों ने कभी नारियल खाया होगा, है ना, तो नारियल में गिरी होती है सफेद सफेद और अंदर पानी होता है, आ गई बात समझ में। तो पानी तो किसका एग्जाम्पल है यहाँ पर, मुक्त केंद्रक का। ये जो बीचों बीच मुक्त केंद्रक बने हैं वो, है ना। और जो साइड में आप ये व्हाइट व्हाइट जो पार्ट गिरी देख रहे हो नारियल के अंदर, ये किसका है, ये भी केंद्रक थे, लेकिन इन केंद्रक के चारों ओर क्या बन रही है, भित्ति का क्या हो गया है, निर्माण हो गया। तो नारियल के अंदर कौन सा भ्रूणपोष पाया जाता है, केंद्रकीय भ्रूणपोष पाया जाता है। तो इस तरीके से पहला जो ये भ्रूणपोष है उसका प्रकार हो गया।